हेलो एवरीवन। तो हमने एनालिटिकल जियोमेट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। 3D जियोमेट्री भी कह सकते हो, एनालिटिकल जियोमेट्री के चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो हमने पिछला जो चैप्टर हमने करा था वो करा था स्पेयर का। अगर वो आपने चैप्टर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। 3 पार्ट है उसके और तीनों को बहुत अच्छे तरीके से करवाया है, सेम टू सेम। अगला जो चैप्टर है कोन है वो हमारा, ठीक है। चैप्टर का नाम है कोन और इसको भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है और हम इसको 3 पार्ट में करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और थोड़ा सा ऐसे सर खपाने वाला भी चैप्टर कह सकते हैं हम इसको। तो मस्त चैप्टर है। स्पेयर थोड़ा इजी था बट इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए, कोन को समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक आपको रोड मैप बता देता हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा कोन है चैप्टर, तो उसमें हम सबसे पहले जो हमारा पहला पार्ट होगा, आपको दिख रहा होगा पहला पार्ट जो हमारा होगा, वो पहला पार्ट हमारा होगा वो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कोन की डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स एंड गाइडिंग कर्व आर गिवन। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए कोन हुज वर्टेक्स इज एट ए ओरिजिन और एनवेलपिंग कोन, उसकी डेफिनेशन और इक्वेशन ये पढ़ेंगे। और इसकी चैप्टर में जो है वो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को समझेंगे कि किस तरह से इसके क्वेश्चन करने हैं, किस तरह से जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री टू रिप्रेजेंट ए कोन, इंटरेक्शन ऑफ ए लाइन एंड कोन, टेंजेंट प्लेन ऑफ ए कोन, ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड रेसिप्रोकल कोन। तो ऐसा कैसा आपने स्पेयर में भी पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने ऐसी कैसी बातें स्पेयर में भी पढ़ी थी। टेंजेंट प्लेन टू द स्पेयर, इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन टू द स्पेयर, तो आपने वो पढ़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा आप फेमिलियर हो जाओगे उस कॉन्सेप्ट से। तो इसलिए कहता हूँ कि आप वो पुराना चैप्टर देखो, उससे बहुत सारी चीज़ें इससे लिंक होती है, तो वो आपको मस्ट देखना चाहिए, ठीक है, स्पेयर वाला। फिर हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, कंडीशन फॉर द 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर जनरेटर, ये वाले टॉपिक देखेंगे। वो टॉपिक देखेंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में हमारी एक्सरसाइज भी होगी और एग्जाम्पल वगैरह होंगे, ठीक है। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि स्पेयर चैप्टर आपको जरूर देखना है, स्पेयर चैप्टर आपको जरूर देखना है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिंक है। क्यों? और मैंने उसको इतने अच्छे तरीके से करवाया भी है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताई जो मैं यहाँ पे वापस नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अगर इस चैप्टर को और अच्छे से समझना है तो। फिर पार्ट 3 में हम जो है वो क्या देखेंगे, पार्ट 3 में राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, उसकी इक्वेशन और पर्टिकुलर केस देखेंगे, जो भी उसके रिलेटेड इक्वेशन जो आएगी उसका। तो हम एग्जाम्पल जो है वो एक्सरसाइज 3C करेंगे पार्ट 3 के बेसिस पे। तो 3 पार्ट में होगा और हमारी 3 ही एक्सरसाइज है बुक के अंदर भी, तो हम उसको पार्ट वाइज सॉल्व करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट 1, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमारा जो है वो कोन है और बेसिकली हम इस पार्ट 1 में हमारी जो मेन फोकस होगा वो होगा कोन की डेफिनेशन, फिर कोन की इक्वेशन, और ओरिजिन होगा वर्टेक्स तब उसकी इक्वेशन, और एनवेलपिंग कोन। तो ये 4 मेन पार्ट होंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज होगी। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। तो कोन आपको जनरली आपको पता होगा कि कोन आपके दिमाग में आता है कि ये वाली चीज़ जो शेप होती है वो कोन होती है। बट ऐसा छोटी क्लास में सोचते तो चलता, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी मैच्योर नहीं हुई थी उस वक्त। बट ऐसा अगर हम अब सोचेंगे तो वो थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि कोन की ये डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। ये वाली एक पर्टिकुलर शेप है कोन की, ठीक है। ये कोन का एक पार्ट है, जबकि ये पूरा कोन नहीं है, ठीक है। खाली सिर्फ हम इसको कोन नहीं बोल सकते, कोन के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। तो आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले कोन की डेफिनेशन देखते हैं। इस सरफेस इज जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विच पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड इट्स सब्जेक्टेड टू द वन मोर कंडीशन, ठीक है, इंटरसेक्ट ए कर्व और टचेस ए गिवन सरफेस। डेफिनेशन समझ आई नहीं आई उसका कोई मतलब नहीं है, आप पढ़ लो खुद से भी। मैं समझाता हूं आपको सिंपल से सिंपल टॉपिक में। कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक कोई पॉइंट दिया होगा, एक वर्टेक्स दी होगी, ठीक है। लेट्स से वर्टेक्स हमारी है अल्फा बीटा गामा, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। वर्टेक्स से आप एक लाइन एक लाइन खींचोगे और वो वाली लाइन जो होगी वो एक कर्व को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। कर्व सर्कल भी हो सकता है, कर्व इलिप्स भी हो सकता है, कर्व पैराबोला भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब आप एक फिक्स पॉइंट से जब आप एक लाइन को किसी भी बेस कर्व यानी
ठीक है, किसी भी कर्व से इंटरसेक्ट करोगे तो वो इंटरसेक्ट वाला कर्व कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। तो इस तरह से तो जो शेप आएगी हमारे पास, ठीक है, इंटरसेक्ट करने से जो शेप आएगी वो शेप हमारी क्या होगी, वो कोन होगा। ठीक है, अब कोन होगा, ठीक है, तो ये आप समझ गए। जैसे मैंने ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिया फिक्स और ये लाइन डाली, और ये लाइन मैंने बेस करो मान लो अभी के लिए कि ये बेस करो जो है वो मेरा है सर्कल, तो इस करो को इस लाइन ने टच करा। ऐसे कैसे इस फिक्स पॉइंट से और भी लाइनें आएगी जो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी उस पे सब के सब इंटरसेक्ट करती जाएगी, जो भी इस फेस से जो भी इस पॉइंट से गुजरेगी। ठीक है, तो जो शेप बनेगी हम उसको क्या बोलेंगे, कोन बोलेंगे। ठीक है, तो इसने ऐसा ही डेफिनेशन में कहा है कि एक सरफेस जनरेट होगी। ठीक है, तो अभी देखो सरफेस कैसे जनरेट होगी कि इस फिक्स पॉइंट से बहुत सारी लाइनें जाएगी, और वो बहुत सारी लाइनें जो जैसे कि ये सर्कल है तो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है ये वाली इससे पास होगी। ठीक है, तो इससे पास होने के बाद वो क्या बनेगी, एक सरफेस बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आपने कभी भी वो कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, तो कोन वाली आइसक्रीम के वो जो सरफेस होती है, जो ये वाला हिस्सा, ये ठीक है, ये जो हिस्सा होता है, ये ऐसे एक जो हिस्सा होता है ना, ये मतलब क्या बोले, तो एक सरफेस जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये वाली, ये पूरी ऐसे पूरा 3D में देखो आप, ऐसे एक सरफेस जनरेट हो रही है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि ए स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू ए फिक्स पॉइंट। स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही है, एक फिक्स पॉइंट से, ये स्ट्रेट लाइन फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, एंड इट्स सब्जेक्टेड टू ए वन मोर कंडीशन। और एक और कंडीशन क्या होनी चाहिए, और वो कंडीशन होनी चाहिए कि इंटरसेक्ट ए कर्व और टच ए गिवन कर्व, गिवन सरफेस। कहने का मतलब ये है, ठीक है, तो गिवन सरफेस को टच करनी चाहिए। ठीक है, तो आप कोन की डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे। छोटी सी बातें हैं कुछ कोन को लेके। जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है हम उसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ कोन। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ कोन, वर्टेक्स ऑफ कोन। और जो हमारा जो सरफेस होती है जिससे वर्टेक्स से गुजरने वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है हम उसको बेस कर्व भी बोलते हैं या गाइडिंग कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, बेस कर्व या गाइडिंग कर्व भी कुछ भी बोल सकते हैं। और जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन जो पास करती है हम उसको बोलते हैं जनरेटिंग लाइन। ठीक है, जनरेटिंग लाइन या जनरेटर। ठीक है, बेसिकली। और जो वर्टेक्स से जो एक परपेंडिकुलर लाइन बेस कर्व पे ड्रॉ करी जाती है, वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर लाइन बेस कर्व पे ड्रॉ करी जाती है वो हमारी होती है एक्सिस। वो हमारी क्या होती है, एक्सिस। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं हम कि अगर बेस कर्व का शेप सर्कल हुआ तो कैसा कोन बनेगा, सर्कुलर कोन। अगर बेस कर्व का शेप इलिप्स हुआ तो हमारा कैसा कोन बनेगा, इलिप्टिकल कोन। और बेस कर्व का शेप पैराबोला हुआ तो हमारा कैसा कोन बनेगा, पैराबोलिक। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है बस। ठीक है, तो जैसे जैसे बेस कर्व चेंज होगा उसका नाम भी चेंज होगा। तो मैंने जैसे ऊपर सबसे पहले बताया था कि आप सिर्फ एक कोन को जानते हो, वो वाली शेप का। तो अभी जैसे जैसे बेस कर्व चेंज होगा तो कोन भी तो चेंज हो जाएगा। तो हम एक जनरल में कह नहीं सकते कि सिर्फ कोन की ये शेप होती है। ओके, चलो अगली बात करते हैं। एक और डेफिनेशन होती है कोन की। ठीक है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। इट इज द मेड ऑफ ए इनफाइनाइट लाइन दैट पासेस थ्रू ए गिवन सरफेस एंड ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, वही है कि बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन से जाती है और वो इनफाइनाइट लाइन एक सरफेस से पास होती है, और एक ये इनफाइनाइट लाइन कहाँ से गुजरती है, एक फिक्स पॉइंट से गुजरती है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सिस वगैरह ये होती है। तो इस डेफिनेशन का एक ही मतलब होता है, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात कान पकड़ने की है। ठीक है, बात कान पकड़ने की है। चलो ये बात मैंने बता दी कि वर्टेक्स क्या होती है। ये भी बात मैंने आपको बता दी कि जो हमारा वर्टेक्स जनरेटर होता है, जनरेटर होती है वो लाइन होती है, तो वो आपको समझा दिया है रटने में क्या रखा है। गाइडिंग कर्व वगैरह के बारे में भी आपको समझाया कि जो सरफेस होती है जिससे एक फिक्स पॉइंट से लाइन पास होती है वो हमारी गाइडिंग सरफेस होती है। तो वो हमें सोचने वाली बात है। ठीक है, मतलब वो चीज़ हमने देख ली। सिंपल सी चीजें हैं। एक और टॉपिक है, प्लेन जब कोन को कट करेगा तब क्या क्या कंडीशन आएगी। अगर प्लेन को मैं इस तरह से कट करूं, यहाँ पे एक एंगल बनता है, अगर मैं 0 डिग्री पे कट करूं, ठीक है, इस तरह से, तो सर्कल होगा, इस तरफ से इलिप्स होगा। अगर प्लेन को मैं इस तरह से कोन को कट कर लूं या ऐसे कट कर लूं तो पैराबोला होगा। तो ये बात आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये तो मैं ऐसे ही एक रिविजन के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपने जब
स्केल वगैरह या सॉरी स्ट्रेट लाइन वगैरह जब आपने पढ़ी होगी 11th-12th में, तो तब आपको पता होगा कि जब प्लेन किसी कोन को कट करता है तो हम इस तरह से हमें जो है वो सेक्शन मिलते हैं, हमें शेप मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये तो एक रिवीजन के रूप में था, वो आगे मैं बता दूंगा जो चीज़ आपको यूज आएगी, ये कुछ काम आने वाले नहीं चीज़ें हैं। चलो, तो अगली चीज़ जो आती है वो आती है इक्वेशन ऑफ ए कोन whose vertex and guiding curve are given। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए कोन whose vertex and guiding curve are given। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन ऑफ ए कोन whose vertex and guiding curve are given। तो वर्टेक्स क्या होती है, जो फिक्स पॉइंट होता है वो हमारी वर्टेक्स होती है, और गाइडिंग कर्व जो बेस कर्व जो होता है जहाँ से लाइनें पास आउट होती है वो हमारा बेस कर्व होता है। ठीक है, तो देखो अब जो हम चीज़ करने जा रहे हैं ना, वो हम एक जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं कोन की, बट आपको रटना नहीं है, क्योंकि इक्वेशन इतनी बहुत ही बेकार तरह की इक्वेशन आएगी। बेकार तरह के कहने का मतलब कि इस तरह से मिक्सर आएगा अल्फा बीटा गामा का, तो आप खुद देख लोगे अभी कि आप रट नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको प्रोसेस ध्यान रखना है। अभी प्रोसेस समझाऊंगा आपको पूरा का पूरा, तो रटने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रोसेस देखते जाना। तो मान लिया कि जो बेस कर्व है उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से मान लिया। ठीक है, उसकी इक्वेशन ये है ax² 2gx। ठीक है, और जो फिक्स वर्टेक्स पॉइंट है फिक्स है, उसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा। ओके, ये चीज हमने मान ली। चलो, ये तो ये पॉइंट से लाइन जाएगी और सरफेस से यहाँ कट करते हुए जाएगी, ऐसे मान लो, आगे भी निकाल लो आप, अपना कोण तो यहीं तक खत्म हो जाता है। तो एक्स वाई और जेड मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया बी। ठीक है, तो आपको जैसे स्ट्रेट लाइन में मैंने इक्वेशन बताया था कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं किसी भी लाइन की, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, और जेड माइनस गामा अपॉन एन। एल एम आर क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द ए बी। ठीक है, ओके, चलो ये वाली बात समझ आ गई। और बेस की इक्वेशन क्या थी, ये थी कि नहीं थी, बताओ, ये थी। ओके, बेस की इक्वेशन ये थी। अब देखो, ठीक है, अब जो बेस की इक्वेशन हमने ली थी उसमें z0 दे रखा है, z0 दे रखा है, और ये लाइन जो है वो इसी बेस से गुजर रही है। तो ये लाइन के जो कोऑर्डिनेट है वो z0 पे अगर मैं सेटिस्फाई करूं तो मेरे पास दूसरे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जैसे देखो आप, जब z0 रखा मैंने लाइन की इक्वेशन में, तो z0 रखा, तो यहां से मैंने क्या करा, देखो ये आया, मैंने इसको और इसको इक्वल करा, फिर इसको और इसको इक्वल करा, यहां से मैंने निकाला x और यहां से निकाला y। ठीक है, और x और y निकाल के मैंने इसको रख दिया किसमें, इसको रख दिया बेस की इक्वेशन में, क्योंकि जो लाइन थी वो कट करते हुए जा रही है इस बेस को। ठीक है, जो पास हो रही है, तो ये सेटिस्फाई करेंगे इसके कोऑर्डिनेट लाइन के। ठीक है, तो हमने रखा उसको लाइन की इक्वेशन में, ये सॉरी बेस की इक्वेशन में लाइन के जो कोऑर्डिनेट आए थे x और y, ये रखा। ठीक है, फिर हमने क्या करा, जो l अपॉन एन है और m अपॉन एन है, ठीक है, उनको चेंज कर दिया। अभी देखो घबराने की जरूरत नहीं है, सब समझ आ जाएगा। तो लाइन की इक्वेशन से मुझे पता था, ये देख लो आप एक बार वापस से लाइन की इक्वेशन देख लो, ये है आपकी लाइन की इक्वेशन। तो l अपॉन एन क्या होगा, x माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा, और m अपॉन एन क्या होगा, y माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा। ओके, तो ये आप देख लो, तो l अपॉन एन और m अपॉन एन, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ से, l अपॉन एन था, l अपॉन एन था, m अपॉन एन था, उन सब की जगह मैंने ये रख दिया वापस से, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको रखा, तो मेरे पास कोण की ये इक्वेशन आई, ये मेरी कोण की इक्वेशन आ गई। अब देखो कोण की इक्वेशन बड़ी सी बड़ी इक्वेशन आई कि नहीं आई, एकदम वाहियात, पता ही नहीं चल रहा कहाँ क्या है। ठीक है, कहाँ क्या है। ठीक है, तो अब जो है वो हम क्या करेंगे कि अब हम, मैंने पहले ही कहा था कि प्रोसेस देखना है आपको, क्या देखना है, प्रोसेस। हमने क्या करा, तो आपको ढंग से रियलाइज करो। तो सबसे पहले हमने एक लाइन की इक्वेशन बनाई थी। ठीक है, लाइन की इक्वेशन कैसे बनाई थी, जो पॉइंट दे रखे थे, ठीक है, और हमने एक पॉइंट माना था x, तो एक लाइन की इक्वेशन बनाई थी। लाइन की इक्वेशन बना के हमने एक्स वाई निकाले थे, जेड की कंडीशन दे रखी थी तो उससे, और एक्स वाई निकाल के हमने कोण की इक्वेशन में रखा था, और उससे हमारी इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, फिर हमारे जो एल एम आए, एल और एन का रेशियो और एम और एन का रेशियो आया, तो हमने उसको भी शिफ्ट करा था। चलो ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं, प्रोसेस जो हमारा है वो क्या आएगा, प्रोसेस
वर्टेक्स इक्वेशन ऑफ बेस कर्व गाइडिंग, ठीक है, ये हमें दिया होगा, ठीक है, गाइडिंग है ओके। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, मेक ए इक्वेशन ऑफ ए जनरेटर इन द फॉर्म, इस फॉर्म में इक्वेशन बनानी है आपको जनरेटर की, ठीक है। अब जनरेटर का मतलब आप वही लाइन ही तो है अपना, यही तो जनरेटर होता है, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। ये अगर बेस कर्व होगा तो लाइन, तो वर्टेक्स और इक्वेशन दे रखी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जनरेटर की इक्वेशन बनाओ इस फॉर्म में, फिर आप क्या करो, लाइन से एक्स वाई जेड निकालो, फिर आप एक्स वाई जेड को बेस की इक्वेशन में पुट करो, और पुट करने के बाद आप क्या करो, एल एम और एन को एक्स वाई जेड और पॉइंट के कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करो, ठीक है। ये आपको स्टेप करना है, अभी आप क्वेश्चन करेंगे सब समझ आ जाएगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। चलो, तो सबसे पहली चीज है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोन, ठीक है। किसकी इक्वेशन निकालनी है भाई साहब, कोन की इक्वेशन निकालनी है अपने को। तो अच्छा, क्या है उसके वर्टेक्स, क्या दे रखे हैं भाई साहब, उसके वर्टेक्स दे रखे हैं 1,1,1। ओहो, अच्छा, गाइडिंग कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है भाई साहब, गाइडिंग कर्व की इक्वेशन ये है x² + y² = 4, z = 0। अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, ये हमें दे रखा है। तो हमको पता है वर्टेक्स दे रखा है, गाइडिंग कर्व की इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करूंगा भैया, आप क्या करो कि ए बी की इक्वेशन बना दो। अच्छा, ए बी की इक्वेशन बना दूं। अच्छा, ए बी की इक्वेशन कैसे बना सकता हूं, तो बी में एक पॉइंट मानूंगा, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लूंगा, एक्स वाई जेड, और फिर क्या करूंगा, x - 1, y - 1, z - 1, और x के नीचे l, m और n, इस तरह से मैं इक्वेशन बनाऊंगा। अच्छा, ये इक्वेशन आपने कहाँ से सीखी भैया, ये हमने पिछली क्लासों से सीखी और पिछले चैप्टर में भी सीखी, ओके। चलो भैया, अच्छा, यहाँ से हमें क्या करते हैं भैया, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अच्छा भैया, कैसे निकालते हैं, जैसे हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बेस कर्व ये। अच्छा, बेस कर्व ये दे रखा है, तो जेड क्या हो जाएगा भैया, देखो इस बेस कर्व में जेड दे रखा है 0, तो क्या ये जेड इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, हाँ करेगा, क्योंकि ये जहाँ पे कट कर रहा है वो प्लेन है, ठीक है, जो बेस कर्व है वो है, और लाइन भी वहीं से गुजर रही है। तो जेड 0 पे इस लाइन के ये वाले कोऑर्डिनेट और इस कर्व पे जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो आप Z0 यहाँ रखूंगा लाइन की इक्वेशन में, तो भैया मेरे देखो Z0 रख लिया मैंने, तो अब क्या बचा, देखो x - 1/l - 1/n, y - m, अब y - 1/m - 1/n, ओके भैया। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, x निकाल सकता हूँ। अच्छा, x कैसे निकालूंगा भैया, x देखो, x निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, l को उस तरफ भेजोगे 1 - l/n, y को उस तरफ 1 - m/n, और z तो अपने को 0 दे ही रखा है। तो बोलो भैया, x, y और z आपके पास 3 आगे कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये तीनों कोऑर्डिनेट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, लाइन पे भैया। अच्छा, मैं ये बोलूँ कि लाइन के साथ साथ ये सर्कल में भी लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं भैया, क्योंकि वही तो पॉइंट है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो क्या सर्कल की इक्वेशन में रख सकता हूँ x, y, z को, हाँ भैया, जरूर आप रखो। तो क्या करा मैंने, x को भी रखा, y को भी रखा, ठीक है। तो 1 - l/n का होल स्क्वायर, x के कोऑर्डिनेट ये आए थे, देख लो। अच्छा, y के कोऑर्डिनेट क्या आए थे भैया, ये आए थे, तो 1 - m/n का होल स्क्वायर = 4। ओहो, अच्छा भैया, बहुत सही। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं भैया कि l/n और m/n को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अच्छा, किसकी टर्म में चेंज करते हैं, x, y और z की टर्म में चेंज करेंगे भैया, क्योंकि हमें कोन की इक्वेशन चाहिए, और कोन की इक्वेशन किस में आएगी, x, y, z में आएगी, कोई भी इक्वेशन, ठीक है। तो हमें लाइन की इक्वेशन से पता है, लाइन की इक्वेशन से क्या पता है भैया, बताओ तो सही, ये होती है लाइन की इक्वेशन भैया, ओके, ये होती है भैया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, x - 1 और z - 1 को l/n लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भैया, ये देखो, इन दोनों को इक्वल करूंगा तो ये आ जाएगा l/n की जगह, ऐसे कैसे, ये आ जाएगा भैया m/n, ये आ जाएगा भैया, ओहो, अच्छा, ये आ गया। तो मैं उस इक्वेशन में पुट कर लूँ l/n की जगह और m/n की जगह, हाँ भैया, हाँ रख लो। रखने के बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, और ये इक्वेशन किसकी आई, कोन की इक्वेशन। तो बोल लो, समझ आया कि नहीं आया कि कैसे इस तरह से कोन की इक्वेशन निकालते हैं। तो ऐसे आपको एक्सरसाइज में खूब सवाल मिलेंगे, तो वो करेंगे, हम देखेंगे कैसे करने। चलो भैया, अगला पढ़ते हैं यार भैया, आपने मस्त समझाया भैया। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है। अच्छा, अगली चीज बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, एकदम मजेदार चीज है। वो कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ कोन, उस कोन की इक्वेशन निकालो जिसके वर्टेक्स जो है ना ओरिजिन पे, कहाँ पे है, ओरिजिन पे।
अच्छा, ये ओरिजिन क्या होता है? 0,0,0, ठीक है। तो अभी तक जो हमें अल्फा बीटा और गामा मिल रहे थे ना, उसकी जगह 0,0,0 पुट कर लो, तब कोन की इक्वेशन क्या आएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लो, ठीक है, निकालो तो सही। अच्छा, लेकिन यहाँ पे भाई लोगों क्या है कि एक थ्योरम आती है, ठीक है, मतलब एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट मैंने प्रूफ नहीं करा है, यहाँ पे बताया नहीं है कि किस तरह से वो कॉन्सेप्ट आया। आपको देखना हो तो बुक के अंदर लिखा हुआ है, आप देख लेना, ठीक है, उसको प्रूव करा गया है। मैं तो आपको थ्योरम बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा। मैंने इसलिए नहीं बताया यहाँ पे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता और फिर आपको थोड़ा सा ये पॉइंट समझ नहीं आता, ठीक है। तो इससे अच्छा मैंने आपको बहुत ही बढ़िया शॉर्ट में और अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको ऐसे क्लिक हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो उस थ्योरम को कहने का मतलब ये है, वो थ्योरम कहती है कि भाई साहब कोई इक्वेशन है कोन की, ठीक है, और उसका बेस कर्व इज ए कोनिक, ठीक है। उसका देखो क्या कह रही है कि द इक्वेशन ऑफ कोन हुज बेस कर्व इज ए कोनिक। कोनिक का मतलब पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, एंड, ठीक है, ऐसा। एंड हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, और जिसकी वर्टेक्स है ओरिजिन, ठीक है, इज ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ए डिग्री 2 इन द 3 वेरिएबल। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कोन जिसका वर्टेक्स 0,0,0 है और उसका बेस कर्व कोनिक है, ठीक है, और वो इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन क्या होगी? 2 डिग्री और 3 वेरिएबल में होगी। ये कहने का मतलब है उसका। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं, आपको डेफिनेशन समझ नहीं आएगी तो आएगी। कहने का मतलब ये कह रहा है अगर वर्टेक्स 0,0 और बेस कोनिक है, ठीक है, तो इक्वेशन किस फॉर्म में होगी? सेकेंड डिग्री। डिग्री का मतलब x², y², z², ये वाला, ठीक है, और होमोजीनियस इन 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल का मतलब x, y और z में कैसी इक्वेशन होगी? होमोजीनियस। अच्छा, होमोजीनियस का मतलब एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। मोटे मोटे शब्दों में होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है कि होमोजीनियस इक्वेशन होती है कि जो सारे टर्म होते हैं ना, उन सब की डिग्री सेम होती है, सबकी डिग्री सेम होती है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये है x², ये है y², ये z²। यहाँ पे देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर दोनों जुड़ के डबल हो गए, इसकी 1 डबल हो गए, इसकी 1 इसकी डबल हो गए। तो पूरी इक्वेशन में सबकी पावर कितनी है? हर टर्म की पावर है 2 2 2 2 2 2, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ये कैसी इक्वेशन है? होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, ठीक है। तो कोन के थ्योरम कहने का मतलब है अगर वर्टेक्स और बेस कोनिक है तब जो इक्वेशन आएगी वो आएगी होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। और होमोजीनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल किस फॉर्म में दिखती है? ऐसी फॉर्म में दिखती है। ओके, चलो 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 चलो, ये देखो मैंने बताया भी है, अगर वर्टेक्स 0 सर्कल, वर्टेक्स 0,0 नीचे मान लो इलिप्स बन गया, ये कोनिक है, पैराबोला होगा तो ऐसा कोन कुछ आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सही बना देना, सही से नहीं बना, तो इस तरह से ये बेस करोगे, ठीक है। तो ये इसने कहा है, ठीक है, कि वर्टेक्स 0 और बेस कोनिक है तो होमोजीनियस इक्वेशन होगी 3 वेरिएबल में सेकेंड डिग्री की। चलो 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 अगला, अगर मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास होमोजीनियस इक्वेशन है और सेकेंड डिग्री में, ठीक है, और एक्स वाई जेड में, ठीक है, तो उस इक्वेशन, वो इक्वेशन कोन को बताएगी और तो और उस इक्वेशन के वर्टेक्स जो होंगे ना वो होंगे 0 0 0, ठीक है, उस इक्वेशन से बनने वाले कोन के। तो सिंपल शब्दों में तुम ये समझ सकते हो, अगर मेरे को ये दे रखा है कि होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, और एक्स वाई जेड में है, ठीक है, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उसके वर्टेक्स क्या होंगे? 0 0 0। अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन क्वेश्चन करते ही ऐसे समझ आएगी, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है उल्टी बात में ये भी लिखा है, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है और वो होमोजीनियस इक्वेशन सेकेंड डिग्री में है और एक्स वाई जेड में है, तो इस इक्वेशन से कोन बनेगा और कोन का वर्टेक्स क्या होगा? 0 0 0 होगा या ओरिजिन होगा, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे सब समझ आ जाएगा। अभी के लिए थोड़ा सा रटने वाला काम कर लेते हैं। रटने वाला काम ये है कि आप नोट लिख लो कि होमोजीनियस इक्वेशन बनाने के लिए लीनियर टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म से और रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म को इस फॉर्म से, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल अपॉन डी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस टर्म से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे
ये क्या है, ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इक्वेशन करेंगे सब समझ आ जाएगा, सब 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 समझ आ जाएगा भैया आपको। चलो 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 एक बार थोड़ा सा रिवीजन। अगर इक्वेशन का, ठीक है, अगर इक्वेशन का वर्टेक्स 0 0 0 है, इक्वेशन और बेस कोनिक है, तो इक्वेशन कैसी आएगी, होमोजीनियस और सेकेंड डिग्री और एक्स वाई जेड में होगी। उल्टा बोलूं, अगर इक्वेशन सेकेंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन है और एक्स वाई जेड में है तो उसका वर्टेक्स क्या होगा, 0 0 0, और वो इक्वेशन किसको शो करेगी, कोन को शो करेगी। चलो तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें ये दे रखा है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हु थ्रू ओरिजिन एंड विच पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। चलो 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 हमें देखो एक चीज दे दी, हमें क्या कहा कि कोन जो है वो किससे पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, ठीक है, और किन कर्व को इंटरसेक्ट करके, इन कर्व को, ये कर्व की इक्वेशन दे रही। तो हमें पता है कि अगर कोन ओरिजिन से पास करेगा तो कोन की इक्वेशन कैसी आएगी, होमोजीनियस इक्वेशन आएगी। तो जो मेरे को कर्व दे रखे हैं ना, उन कर्व को अगर मैं होमोजीनियस बना दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कोन की इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बनाते हैं, देखो जो इंटरसेक्शन कर्व है वो ये दे रखे हैं, एक दे रखा है प्लेन और एक दे रखी है इक्वेशन। तो प्लेन को होमोजीनियस बनाने के लिए क्या करूं, देखो सबकी डिग्री 2 2 करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ एक है और यहाँ पे एक भी डिग्री का टर्म नहीं है। तो मैंने क्या ऊपर बताया था, देखो ये ऊपर बताया था कि लीनियर टर्म को किससे रिप्लेस करते हैं, इससे, और कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस करते हैं इससे। जो प्लेन की इक्वेशन होती है, ठीक है, वो ऐसे। तो अभी आपको समझ आ जाएगा। स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, कांस्टेंट सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं लीनियर को 1 की पावर से। तो अभी समझ आ जाएगा। तो ये दे रखा है प्लेन, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन जो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा लीनियर टर्म है इसके पास 1 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, लीनियर टर्म को, और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा इससे। देखो ऊपर मैंने बताया था। अब देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। जब आप 2ax को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेकेंड की पावर में आ जाएगा, ये भी सेकेंड की पावर में आ जाएगा, ये वाला टर्म भी सेकेंड की पावर में आ जाएगा, और इसका स्क्वायर खोलोगे तब सारे टर्म सेकेंड में आ जाएंगे। चलो ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई कोन की, थ्योरम का यूज करके करा है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, हमें क्वेश्चन में कहा था कि वर्टेक्स ओरिजिन है, ठीक है, और इंटरसेक्ट कर्व दे रखे। तो मैंने क्या करा, इंटरसेक्ट कर्व को होमोजीनियस बना दिया। तो होमोजीनियस बनते ही मेरे पास कोन की इक्वेशन आ गई। तो प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी। बट मैंने जितना बोला है, आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। और उल्टा भी कह सकता हूँ कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, और एक्स वाई जेड में है, तो उस कोन की इक्वेशन होगी वो, और वो वर्टेक्स उसके 0 0 0 होगा, ठीक है। ये वाली बात है आपको। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन ऑफ द स्फीयर, ठीक है। क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग कोन ऑफ द स्फीयर विद द वर्टेक्स एट द पॉइंट। एक कोन है, उसके वर्टेक्स दे रखे हैं और स्फीयर दे रखी है, स्फीयर की इक्वेशन, और एनवेलपिंग नाम की कुछ चीज दे रखी है, एनवेलपिंग कोन। ये भैया एनवेलपिंग क्या होता है यार, कंफ्यूजन चीज लग रही है मेरे को। तो देखो अपन तो मूर्खों वाली भाषा में समझेंगे। मूर्खों वाली भाषा में ऐसे समझते हैं कि कोई, तुम तो ऐसे देखो, एक इमेजिन करो थोड़ी सी बात, कि तुम्हारे पास एक बॉल, क्या है, एक बॉल। अब उस बॉल को क्या करो कि तुम्हारे पास एक बॉल, बॉल बोलते हैं गेंद को, ठीक है, हिंदी में। और गेंद कैसी होती है, स्पेयर जैसी, ठीक है। तुमने क्या करा कि एक अंधेरे कमरे में गए और यहाँ से तुमने छोड़ी लाइट, ठीक है, यहाँ से टॉर्च चालू करी। तो जो बॉल की जो चारों तरफ से जो है वो टच करती हुई लाइनें जाएगी ऐसे स्पेयर से, दिख रहा है, आंखें बंद करके सोचो, दिख रहा होगा। चारों जो स्पेयर की जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मतलब जो बाहर की जो आकार है, ठीक है, जो बाहर का ऊपर का जो घेराव है, उसके जो है वो सारी लाइनें टच करती हुई जा रही है। जो टॉर्च से जो रोशनी निकली वो टच करती हुई जा रही है। वो जो टॉर्च से रोशनी निकली वो क्या बना रही है, वो सारी की सारी स्फीयर की टेंजेंट बन रही है। और वो सारी की सारी टेंजेंट को अगर मैं मिला दूं तो एक क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, ऐसे एक पूरा सर्कल बनेगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे ऐसे लाइनें जाएगी। टॉर्च स्टार्ट करा था आपने, पीछे से आगे से, ठीक है, बट अंदर से नहीं जाएगी क्योंकि वो उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो आगे से पीछे से ऐसे जाएगी, बट
सब सरफेस से जाएगी, अंदर से कोई नहीं जाएगी। और उन सरफेस वाली लाइनों जो है वो स्फीयर की क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी। और उन टेंजेंट को अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास एक सर्कल बनेगा। तो मैंने इस पॉइंट से टॉस स्टार्ट करी थी और मेरा एक ऐसे यहाँ पे एक सर्कल बना। तो ये देखो एक कोन बन गया मेरा ऐसा, ठीक है। सर्कल और भी कौन सी भी आकृति बन सकती है, सर्कल जरूरी नहीं, इलिप्टिकल बन सकता है, वो कैसी शेप आप ले रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो एनवेलपिंग कोन का कहने का मतलब है कि द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट था, वहां से हमने क्या करा कि टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी किस पे, एक सरफेस पे, जो भी सरफेस गिवन थी उस पे, ठीक है। तो और उस सरफेस पे जो जो टेंजेंट आई उन सबको मिला दिया, उन सबके पॉइंट को मिला दिया, तो लोकस बना, ठीक है। तो उससे हमारे पास एक कोन का जनरेशन होगा और उस कोन को हम बोलेंगे एनवेलपिंग कोन। बोलो भाई, समझ आ गया, ठीक है। तो सिंपल सी चीजें, बहुत इजी टॉपिक है यार, मतलब इतना इजी कि इजी को भी शर्म आ जाए, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन ये कहती है कि तुम तो क्या करो, तुम्हें जो जियोमेट्री दे रखी है ना, जैसे हमने यहाँ पे स्पेयर लिया था, ठीक है। तो स्पेयर 1, ठीक है, टी स्क्वायर कर लो। अब ये टी स्क्वायर क्या है, प्लेन है, किसका प्लेन है, स्पेयर का प्लेन, ठीक है। प्लेन निकालना सिखाया था, स्पेयर का प्लेन कैसे निकालते हैं मैंने पीछे। S1 क्या होता है कि जो हमें पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंटों को स्पेयर की इक्वेशन में रख लो, और S क्या होता है जो स्पेयर की इक्वेशन है वो, ठीक है। अब इक्वेशन करेंगे आपको समझ आ जाएगा सब कुछ सब। आपको डेरिवेशन भी समझा देते हैं इसका कि कैसे आया, समझाए कि नहीं समझाए, समझा ही देते हैं यार, क्या है। चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर समझाएंगे तुमको, नहीं पहले समझाए तुम, समझना तो पड़ता है, समझाए। भाई साहब पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन हु ऑफ द स्पेयर की इक्वेशन दे रखी है, ये देखो, ये दे रखी है, ये कोने में कहाँ छुप जा रहा है, ये देखो, ये दे रखी है, विद द वर्टेक्स एट ए फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा गामा, विद ए वर्टेक्स एट ए फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा गामा। चलो समझते। ये कोई पॉइंट था जिसके अल्फा बीटा गामा क्या थे, कोऑर्डिनेट थे, और ये कोई स्पेयर था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू ए। यहाँ से तुमने क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ करी, उन टेंजेंट को मिला दिया तो एक सर्कल बना तुम्हारे पास, तो उसकी तुम्हारे पास क्या आ गई, एक कोन बन गया, तो वो उसको हम बोलेंगे एनवेलपिंग कोन। यहाँ से जो जो टेंजेंट आएंगी वो स्पेयर पे क्या बनाएगी, एक टेंजेंट प्लेन बनाएगी। ये बात नहीं समझ आई हुई है तो पिछला लेक्चर देखिए भैया, पिछला चैप्टर देखिए, ठीक है। तो ये तो बन गया अपना एनवेलपिंग कोन। और ये देखो तो अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं। यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट माने एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं आपको पता ही होगा, हमने देखा। तो एक लाइन की इक्वेशन जो यहाँ से डाली गई फिक्स पॉइंट से स्पेयर पे, ठीक है, स्पेयर पे डाली गई इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, तो इसकी इक्वेशन हमने बनाई, इसकी इक्वेशन क्या बनी, ये बनी, ठीक है। ये बनी, हमने एक्स वाई और जेड निकाला, ठीक है। कैसे निकाला, इसको इक्वल टू आर करा, तो इसको और इसको बैलेंस बिठाए, फिर इसको और इसको बैलेंस बिठाए, फिर इसको और इसको बैलेंस बिठाए, तो एक्स की इक्वेशन, एक्स के कोऑर्डिनेट आ गए, वाई के कोऑर्डिनेट आ गए, जेड के कोऑर्डिनेट आ गए। अच्छा, ये वाले कोऑर्डिनेट इस लाइन के कोऑर्डिनेट होंगे कि कहीं किसी भी पॉइंट पे आर जो है वेरी कर रहा है। अगर मैं ये वाले पॉइंट इसमें स्पेयर की इक्वेशन में रखूंगा तो मेरे पास ये वाले पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइन और स्पेयर दोनों क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये देख लो आप, मैंने इसको स्पेयर की इक्वेशन में रखा, जो हमें स्पेयर की इक्वेशन दे रखी थी। स्पेयर की इक्वेशन क्या दे रखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, हमने इसको रखा, ठीक है। अब हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, तो हमारे पास देखो आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और हमें पता है कि लाइन जो है वो क्या कर रही है, टच कर रही है, क्या कर रही है, टच कर रही है। तो टच करती है तब आर क्या आएंगे, आर में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आर के दो जो रूट आएंगे वो आएंगे R1 और R2, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक में। और अगर टच करिए तो R1 इक्वल टू आएगा R2 के, ठीक है। तो हमें सीधी धराचार्य से पता है कि जब इक्वल रूट होंगे, रियल होंगे, तब होगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4AC। ये बेसिक बात भी नहीं पता तो पिछले वाले चैप्टर में अच्छे से समझाया था, वो भी जाके देख लो, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपॉन 4AC, ठीक है। इसको हमने क्या करा, इस वाले इक्वेशन से बी क्या है, ये वाली टर्म, ठीक है, ए क्या है, ये वाली टर्म, सी क्या है, ये वाली टर्म, हमने इसको इक्वल बिठाया, ठीक है। फिर हमने एल एम एन को एलिमिनेट करा, कहाँ से एलिमिनेट करा, यहाँ से। आपको पता ही है कैसे एलिमिनेट करते हैं, एल को इस तरफ भेजूंगा तो एक्स माइनस एल्फा अपॉन जेड माइनस गामा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एलिमिनेट करा एल एम एन को, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई,
आई। फिर हमने इसको ओपन करा। अभी देखो घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपनी वो है, क्या बोलते हैं इसको, समझने वाली बात है कि इक्वेशन कैसे आती है एनवेलपिंग कोन की। तो इस तरह से आया, ठीक है। तो ये जो देखो ये वाली प्लेन की इक्वेशन होगी, ये प्लेन की इक्वेशन कैसे हुई, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन किसी भी पॉइंट से प्लेन डाला जाता है स्पेयर पे, तो आपको पिछले वाले चैप्टर से पता होगा कि अगर स्पेयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए, तो हम क्या करते हैं एक्स एक्स वन, वाई वाई वन, जेड जेड वन, ठीक है। यही तो करते हैं, पिछले वाले चैप्टर में बताया था। तो यहाँ पे देख लो अल्फा बीटा गामा है एक्स वन वाई वन जेड वन, तो ये देखो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया एस का स्क्वायर, ठीक है। वैसे वैसे ये इक्वेशन किसकी होगी, एस की, और ये किसकी होगी, एस वन की, ठीक है। तो ये देख लो, चलो समझ आया। तो एस एस वन टी स्क्वायर। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो तुम तो इतना ध्यान रखो कि एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है एनवेलपिंग कॉन की। अपन क्वेश्चन करेंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन हो जाए, इसको याद रखना है, बाकी किसी को याद नहीं रखना है, ठीक है। समझ आया तो बढ़िया, नहीं आया तो और बढ़िया, आना भी नहीं चाहिए समझ, तो समझ आता है गवारों को, ठीक है। चलो 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 भैया भैया, चलो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। अब क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द एनवेलपिंग कॉन ऑफ ए स्पेयर, स्पेयर की क्वेश्चन दे रखी है विथ ए वर्टेक्स एट ए 1,1,1। हमें तो कुछ नहीं करना, हमें तो ये वाली फॉर्म लगानी है बस। स्पेयर की इक्वेशन भाई साहब ने दे रखी ये, तो हमें पता है एस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एस, जो दे रखा है वही हमारा एस। एस वन क्या हो जाएगा, जो वर्टेक्स दे रखी है उसको मैं रख लूंगा एस में, तो एस में रखा तो क्या आएगा 1 1 1 1, एक्स की जगह वाई की जगह जेड की जगह 1 1 1 1, सबकी जगह 1 रखा, तो देखो 3 -4 + 2, 5 में से -4 गए तो कितना बचा 1, तो ये आ गया अपना S1। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं स्फीयर के लिए, वो मैंने पिछले चैप्टर में बताया, यहाँ बताऊंगा ही नहीं, ठीक है। x x1, y y1, z z1, 2 को कैसे लिखते हैं x + x1, y + y1, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 है, z नहीं है भैया, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। ये आ गया। अब x1 की जगह y1 की जगह z1 की जगह क्या है 1 1 1 1, तो इसको पुट करा तो ये मेरी इक्वेशन आ गई t की। अच्छा, s हमारे पास है, s1 हमारे पास है, t हमारे पास है, अब किसका इंतजार है, रखो ना s1 = t²। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई भैया, एनवेलपिंग कोन की। आई कि नहीं आई, आ गई ना, ये देख लो ये इक्वेशन। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 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 बच्चा, बबुआ बबुआ बबुआ, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि एनवेलपिंग कोन निकालो जिसका स्पेयर जो है, स्पेयर की इक्वेशन ये दे रखी है बबुआ, और वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है, वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है। तो अब हमें 0 0 0 दे रखा है, जो अल्फा बीटा गामा यानी जो पॉइंट था जहाँ से हमने एनवेलपिंग कोन ड्रॉ करते हैं उसका 0 0 0 0। तो देखो S तो हमारा यही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, S1 क्या होगा, S1 होगा 0 0 0 0 0 0 + D, तो S1 तो हमारा हो जाएगा D। अच्छा, T क्या होगा, X x1, Y y1, Z z1, यहाँ पे क्या होगा G X + x1 कोष्टक, ठीक है, F Y + y1 और Z की जगह Z + z1 D। तो T में भी यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है, क्योंकि तो ये हमारा आ जाएगा T। ये रख लो आप S1 = t²। ये आ गया आपका, ये आ गई आपकी इक्वेशन। चलो भैया, ये होगी थ्योरी खत्म पार्ट 1 की, ठीक है, थ्योरी खत्म होगी। तो आप थ्योरी में क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज भी तो करना चाहिए, रिवाइज सेहत के लिए अच्छा होता है। चलो रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के लिए हमने पढ़ा इक्वेशन, कोन की इक्वेशन, ठीक है। कोन की इक्वेशन कैसे निकाली भैया, वर्टेक्स दिया हुआ था और क्या दिया रखा था, ठीक है, वर्टेक्स गाइडिंग करो, तो इक्वेशन हमने निकालना सीख लिया। ओके, डेफिनेशन वगैरह जो भी थी वो सब कुछ सीख ली, ठीक है। अगर वर्टेक्स जो है वो 0 0 0 हो जाए तब 2 थ्योरम समझी थी, 2 क्या, एक ही थ्योरम है, उल्टा सीधा बोला था हमने उसको तो। अच्छा, अगला 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 कैसे करा, ठीक है, एनवेलपिंग कोन, उसकी डेफिनेशन समझ ली और इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो भी समझ लिया। चलो, ये थ्योरी खत्म पार्ट 1 की। आओ बेटा, आओ आओ आओ, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स एंड बेस करो, ये दे रखा।
भैया ये चीज़ मैंने समझा रखी है। बेस वर्टेक्स दे रखी है अल्फा बीटा गामा, बेस कर्व दे रखा है ये, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले तो लाइन की इक्वेशन बनाओगे, बना दी, ये लो लाइन की इक्वेशन बनाए, ठीक है। Z0 दे रखा है तो Z0 इसमें रखा, x और y निकाले, y और x निकाल के हमने गाइडिंग कर्व की इक्वेशन में रख दिया, गाइडिंग कर्व की इक्वेशन में रख दिया। फिर हमने L/n और M/n को क्या कर देना है, चेंज कर देना। कहाँ से चेंज करोगे, लाइन की इक्वेशन से चेंज करा तो ये लो, इसको L/n की जगह और ये रखा, और यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई कोण की। खुद से करना भैया, ये तो चीज़ समझा रही, इतना बार बार समझाने का मतलब नहीं है। अच्छा, बबुआ क्या कह रहा है कि सो दैट द इक्वेशन टू द कोन हुज वर्टेक्स इज द ओरिजिन, वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन, और ये बेब नहीं है, बेस है, सॉरी, बेस एंड द बेस द कर्व, बेस कर्व ये दे रखा है। हमें कहा है कि किसी का बेस कर्व ये दे रखा है, वर्टेक्स ओरिजिन पे, तो जो कोन की इक्वेशन हो ना वो ये होनी चाहिए। यार ये थोड़ा डरावना नहीं लग रहा, लग रहा है तो फिर भी करेंगे हम। चलो, तो गिवन क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। मान लो कि एपेक्स में हमें इक्वेशन दे रखी है ना, तो हमने तो एपेक्स में ये इक्वेशन मान ली कोई भी। अब वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो मेरे को तो पता है कि इसको अगर मैं होमोजीनियस बना दूं तो मेरे पास डायरेक्ट कोन की इक्वेशन आ जाएगी, थ्योरम से समझ रखा है। चलो, इसमें हमने रखा ax² + 2g हैस xy, by² + 2g z/cx + 2fy z/cx, ये रखा मैंने, ठीक है। z/c को जहाँ जहाँ लीनियर था यानी x था, y था, जहाँ पे एक टर्म एक पावर थी तो एक पावर को और बढ़ाने के लिए मैंने z/c का एक बार मल्टीप्लाई करा, ताकि इनकी पावर डबल हो जाए और इक्वेशन होमोजीनियस बन जाए, z/c, ठीक है। और जहाँ पे कांस्टेंट था वहाँ पे मैंने इसको कर दिया डबल से मल्टीप्लाई। अब आप देखो प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है। तो अगर मैं इक्वेशन इस फॉर्म में लेके आ जाऊँ x/c/z y/c/z में, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो हमने ये बनाया ना, इस पूरे में से मैं z/c कॉमन ले रहा हूँ, तो z/c कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे उल्टे का स्क्वायर करके, स्क्वायर का कॉमन लिया ना तो यहाँ पे उल्टे का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसमें वापस से कोष्टक में मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा। ऐसे कैसे, इससे भी कट जाएगा, जहाँ जहाँ पे नहीं था वहाँ पे स्क्वायर से उल्टा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और जहाँ जहाँ पे एक था वहाँ पे एक c/z से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि वापस से एक कट के z/c यहाँ आ जाएगा वापस से। जैसे g के पास z/c था और ये स्क्वायर हमने बाहर लिया, वापस से इसका मल्टीप्लाई होगा तो एक z से z कट जाएगा, एक c से c कट जाएगा, तो वापस से ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से करा। अब आप देखो, ध्यान से देखो, इसको तो जीरो में भेज लो भले ही। अब आप ध्यान में देखो, x में है, y में है, और x के साथ क्या बैठा है, c/z, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ c/z x और c/y इंटू y, ठीक है। ये अपना प्रूव हो गया जो पूछा था, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट लगा, होमोजीनियस वाला कॉन्सेप्ट लगा, ठीक है। अगला सवाल, प्रूव दैट की द लाइन, ये लाइन दे रखी है और जहाँ पे ये एक कंडीशन दे रखी है L² - 2m² + m² = 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इज ए जनरेटिंग लाइन ऑफ ए कोन, ये कोन दे रखी, कोन की इक्वेशन दे रखी है, और सीधा सीधा ये पूछा है कि ये वाली लाइन जो है वो क्या कर रही है, कि ये वाली लाइन जो है वो इसकी जनरेटिंग लाइन है कि नहीं है। तो जनरेटिंग लाइन क्या होती है, कोन की सरफेस पे होती है, सरफेस ही तो होती है। तो इस लाइन से जो x, y और z निकालूंगा वो इसमें रखूंगा, तो मेरे पास प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन क्या है, जनरेटिंग लाइन है। तो मैंने क्या माना, लाइन, ये लाइन दे रखी थी, मैंने k माना, यहाँ से मैंने x, y और z निकाला, ठीक है। x, y और z निकाला, इन x, y और z को मैंने किस में रखा, इसमें रखा, ठीक है। अगर मैं इसमें रखूंगा, ठीक है, कोन की इक्वेशन में रखूंगा, तो मेरे पास ये ऐसी एक आ जाएगी, और ये इक्वल टू, ये कंडीशन दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगी, कोन की सेटिस्फाई हो जाएगी कि ये जनरेटिंग लाइन है। या उल्टा भी कर सकते हो, हमें ये कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ से इस लाइन से मैं क्या करूँगा, L निकालूंगा, M निकालूंगा, N निकालूंगा, ठीक है। L, M और N निकालूंगा, फिर मैं इसको कहाँ पुट करूँगा, जो हमें कंडीशन दे रखी है उसमें पुट करूँगा। उसमें पुट करने के बाद जो है वो मेरे पास x² - 2y² + 3z² = 0 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर उसको हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ करेंगे, ये जो है हमारा प्रूव हो गया। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ मैं, जो लाइन दे रखी है वहाँ से कोऑर्डिनेट निकाल के जो कंडीशन दे रखी है उसमें रख लो, या उस कंडीशन में से आप क्या करो कि LMN निकाल लो और फिर उसमें x, y, z रख लो जो कंडीशन दे रखी है,
ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन द प्लेन x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 0 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस इन द ए बी सी रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट की द इक्वेशन ऑफ द कोन जनरेट बाय द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओ मतलब ओरिजिन मीट द सर्कल ए बी सी इज। अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इस तरह से कोई सर्कल दे रखा है, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से जो है ना एक कोन बनाया जा रहा है इस सर्कल पे ए बी सी पे, ठीक है। तो हमें पता है कि इस तरह से जब कर्व कट करता हुआ जाएगा तो जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी ये, और स्पेयर जो बनेगा इस पॉइंट से, ठीक है, स्पेयर जो बनेगा वो स्पेयर क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी ये, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब जहाँ पे इसको होमोजीनियस बना दूंगा, क्योंकि कोन जो ड्रॉ हो रहा है वो हो रहा है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से ड्रॉ हो रहा है, तो जहाँ पे मेरे पास लीनियर टर्म है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस प्लेन को मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। इसको यहाँ पे आपको ये गलती मत करना कि 0 से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे 1 रखना है सामने। ऐसा नहीं कि आप -1 इक्वल टू 0 कर लो फिर आप और करो, नहीं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जैसे ये ax लिखा हुआ है ना, तो ax डॉट 1 की जगह इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना। और दूसरा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आई, तो ये भी पिछले चैप्टर में मैंने समझाया कि जब इस तरह से कोऑर्डिनेट बनता है तो स्पेयर की इक्वेशन क्या आती है, तो वो है, ठीक है। आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो ये देख लो, जो एक कंडीशन थी वो लगाई तो हमारे पास कोन की इक्वेशन ये आ गई। आप खुद से प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से समझ आएगी चीज़ें, ठीक है, लेकिन करना जरूर खुद से। लास्ट 1-2 क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हमारे एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल मिलेंगे, तो वो आपको खुद करने हैं। फाइंड द इक्वेशन टू द कोन हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन एंड बेस सर्कल ये दे रखा है, सो दैट की द सेक्शन ऑफ द कोन बाय द प्लेन पैरेलल टू द XY प्लेन। आपको ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन बहुत ही अच्छे समझाता हूँ कि कोन की वर्टेक्स क्या दे रखी है, कोन की वर्टेक्स दे रखी है 0 0 0, और कोन की इक्वेशन क्या दे रखी है, मतलब सॉरी जो बेस की इक्वेशन है वो ये दे रखी है, ठीक है। तो हमें पता है कि वर्टेक्स अगर 0 0 है तो जो कोन की इक्वेशन बनेगी वो क्या इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन बनेगी होमोजीनियस। तो इसको मैं होमोजीनियस में कन्वर्ट करूंगा। तो होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, जो लीनियर और जो नॉन लीनियर टर्म है उसको मैं सेकेंड की डिग्री में कन्वर्ट कर लूंगा। तो जैसे इस वाले इक्वेशन में लीनियर टर्म तो कोई नहीं है, बट ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को मैं रिप्लेस करूंगा x/a के होल स्क्वायर से। ये मैं बता चुका हूँ थ्योरी में, तो ये वाली चीज़ ये आ गई। अब देखो ये आया, a स्क्वायर को मैंने इस पूरे पे भेजा, -b² इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर को इसके नीचे और b स्क्वायर को इसके नीचे आ जाएगा, और ab² को मैं उस तरफ भेज दूंगा। ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। आगे ये पूछा है कि ये जो कोन आया ना हमारा, ये कोन की इक्वेशन आ गई, तो इसके पैरेलल हाइपरबोला बनता है कब, जब XY प्लेन से कट करते हैं तो, ठीक है। तो हम बताते हैं एक मिनट, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो इसने ये कहा है कि हाइपरबोला बनेगा कब, जब XY प्लेन से कट करेंगे, जब इसके इक्वल कोई भी इक्वेशन ले लो। तो इसके इक्वल का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई लाइन है x बराबर 5, ठीक है, तो वो लाइन कैसे जाएगी, ऐसे। अब इसके पैरेलल कहने का मतलब ये हुआ कि वो लाइन ऐसे 0 से किसी से गुजर सकती है। तो मैं x बराबर लैम्बडा लिख सकता हूँ इन शॉर्ट, कि लैम्बडा जो है वो हमारे कुछ भी x हो सकता है, ये लिख सकता हूँ। तो इसके पैरेलल बोला है, तो इस इक्वेशन के पैरेलल मैं क्या कर सकता हूँ, लैम्बडा लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर पैरेलल इक्वेशन लिखनी है तो मेरे पास पैरेलल इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/a² माइनस y² प्लस z² b² इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है। और फिर हमें क्या कर रहा है कि XY प्लेन से, ठीक है, जब इसको काटा जाए, ठीक है, तो हाइपरबोला बनना चाहिए, ये पूछा है, ये क्वेश्चन ने कहा है कि प्रूव करो। तो इसके पैरेलल ये आ गया, तो अब मेरे को XY प्लेन का मतलब z0 वहाँ पे, ठीक है, z0 होगा। तो z0 मैंने इस इक्वेशन में रखा, तो ये 0 हो गया। तो x² माइनस y² इक्वल टू लैम्बडा, ये आया, x² माइनस y² इक्वल टू लैम्बडा, और लैम्बडा को मैं नीचे भेजूंगा। तो देखो ये मेरे हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई, बनी कि नहीं बनी, और x और y में बनी, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है, बता दूंगा मैं आपको। अच्छा, एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 भी है, वो भी देख लो आप हाथों हाथ, कि सो दैट की द जनरल इक्वेशन ऑफ द कोन ऑफ द सेकेंड डिग्री विच पास थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस,
ठीक है। तो हमें ये बताना है कि सेकेंड डिग्री की जो कोण की इक्वेशन है वो एक्सिस से पास होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये कोई इक्वेशन है कोण की, ठीक है। तो जब वो एक्स एक्सिस से पास होगी, तो एक्स एक्सिस से पास होने का मतलब वाई जीरो और जेड जीरो जहाँ पे, तो पूरी इक्वेशन में वाई जीरो रखूंगा और जेड जीरो रखूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जब मैं इस पूरी इक्वेशन में वाई जीरो और जेड जीरो रखूंगा, या तो अब देखो एक्स तो जीरो होगा नहीं, ठीक है, तो ए जीरो होगा, ठीक है। ऐसे कैसे, जब वो वाई एक्सिस से गुजरेगी, ठीक है, ठीक है, जनरेटर जब वाई एक्सिस होगा, ठीक है, तब क्या होगा, बी जीरो, क्योंकि सभी दूसरे टर्म को जीरो रखूंगा तो, और ऐसे कैसे जेड एक्सिस जीरो, ठीक है, जीरो, ये होगा। तो यहाँ पे ये कहा है कि हमें ये बताना है कि सेकेंड डिग्री की इक्वेशन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होती है, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन ये होनी चाहिए। ये प्रूव करने को बोला था, मैंने लिखा नहीं, 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y ये होती है। तो हमने देखा कि अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होगी तो ए बी सी जीरो होनी चाहिए। तो फिर मैं तीनों को एक साथ जीरो रखूंगा तो मेरे पास जो कोण की इक्वेशन आएगी वो ये इक्वेशन आ जाएगी, ये देखो, और ये होमोजीनियस भी है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वर्टेक्स होगा वो 0,0,0,0,0 होगा। तो ये हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया। तो हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखते हैं हम। तो एक्सरसाइज की क्वेश्चन आपको देखो, मोस्टली क्वेश्चन आप मैंने करवा दिए हैं, तो उसी पे बेसिस है, बाकी आप खुद ट्राई करना। पहला क्वेश्चन वो है, इक्वेशन दे रखी है गाइडिंग कर्व की और प्लेन दे रखा है, तो आपको इसको होमोजीनियस बनाना पड़ेगा, ठीक है। वर्टेक्स ओरिजिन दे रखा है, तो उसी तरह का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन वही है, वर्टेक्स दे रखा है और आपको एक कंडीशन दे रखी है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था अभी, तो उससे कोण की इक्वेशन निकालनी है, तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। तो आप ट्राई करना, खुद से दिमाग लगाना, कुछ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। तीसरा का तीसरा ऐसा भी है कि टच करता है वगैरह वगैरह, तो आप दिमाग लगाओगे तो तीसरा भी हो जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सब कुछ मैं ही बता दूंगा, तो फिर आपका क्या दिमाग लगेगा, इसलिए नहीं बता रहा। तो जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए, बाकी सारी उन्हीं क्वेश्चन पे बेसिस है। बस आपको ध्यान लगाना और करने जरूर है, तभी आपको, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आएगा। कोई भी चीज़ देखने से सुनने से नहीं आती, खुद से करने से आती है, ठीक है। तो ऐसे कैसे चौथा क्वेश्चन भी दे रखा है आपको, बेस कर्व दे रखा है, लाइन की इक्वेशन है यहाँ पे डायरेक्ट दे रखी है, तो आपको ये प्रूव करना है। यहाँ पे देखो एल और एम को यहाँ पे इन्होंने हटाया नहीं है, तो इक्वेशन को एल और एम तक ही रखना है, आप एक्स और वाई जेड में कन्वर्ट मत करना। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिया, 5वां, ठीक है, ये वाला। छठा क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है, पैराबोला दे रखा है, बेस कर्व और वर्टेक्स ये दे रखी है, ठीक है, और जेड जीरो दे रखा है। तो आपको लाइन की इक्वेशन बना के ये सब कुछ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन समझा सको। सातवां क्वेश्चन मैंने अभी समझाया आपको, हाइपरबोला वाला, वो पैरेलल बनेगा, ठीक है। सातवें के जैसा 8वां है, इसमें पी का लूप निकालना है, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो पी का लूप निकालना है, तो सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह है, बस थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन भी ऐसे कैसे हैं, वर्टेक्स दे रखी है, गाइडिंग कर्व दे रखा है, तो आपको करना है। हर बार जेड जीरो देते हैं, यहाँ पे वाई जीरो दिया है, तो वाई जीरो रखना है इस बार लाइन की इक्वेशन में। 10वां क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपको, ठीक है, मतलब थोड़ा टफ जैसा है, बट सोचना जरूर, ये अच्छा क्वेश्चन है 10वां और 8वां, ठीक है। ऐसे कैसे 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन तो बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। ये जो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है आपको ट्राई करना है, अगर नहीं हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट करें, मैं बता दूंगा, बट आपको ट्राई जरूर करना है, क्योंकि इनसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। अभी मैं इनके सॉल्यूशन बता दूंगा तो फिर मतलब क्या, ठीक है। तो ये आप देख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है कि कॉमन वर्टेक्स दे रखी है और कर्व दे रखे हैं आपको, दो कोण बनेंगे, उन दोनों कोण की कॉमन वर्टेक्स है, और फिर हमें ये प्रूव करना है। तो आपको कुछ नहीं है, कोण की इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद आपको उनकी इक्वेशन निकाल लेनी है, और इक्वेशन निकालने के बाद आपको वर्टेक्स को एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेना है, तो आपके पास अपने आप ये वाली चीज़ आ जाएगी। थोड़ा सा कॉमन वगैरह लोगे तो। क्वेश्चन नंबर 12, सो दैट द कोन ऑफ सेकंड डिग्री कैन बी फाउंड टू द पास थ्रू एनी ऑफ टू सेट ऑफ द रेक्टेंगुलर एक्सिस थ्रू द सेम ओरिजिन। ऐसा कैसा क्वेश्चन मैंने 5 कराया था कि सेकंड डिग्री की क्वेश्चन है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होती है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि टू सेट ऑफ द रेक्टेंगुलर एक्सिस मतलब एक्स वाई से, वाई जेड से, ये इससे पास होती है और सेम ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, आप वैसे की वैसे ही तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बट आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मेन जो क्वेश्चन है वो है 12वां, 11वां, 10वां और 8वां। ये 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो इनको जरूर ट्राई करना। बाकी क्वेश्चन थोड़े लो लेवल के ही है, ठीक है, तो वो भी है। तो जो थ्योरी मैंने पढ़ाई और जो चीज़ पढ़ाई, तो आपको समझ आ गया होगा सारे के सारे क्वेश्चन।
ठीक है, तो अब हम पार्ट 2 में मिलते हैं वापस। तो तभी के लिए कैलाश खेर, सबा खैर, बाय बाय।